सो डे 4। चैप्टर 11 एंड चैप्टर 3 करने वाले हैं हम, मार्केटिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहले हम मार्केटिंग कर लेते हैं। प्यारा सा बच्चा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान बच्चा सा चैप्टर है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गुरु ज्ञान देना चाहती हूँ। वो गुरु ज्ञान ये है कि जैसे कि आज पी का पेपर देकर आए और रात भर हम नहीं सोए और इसलिए हमारी हालत थोड़ी खराब हुई, तो आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि एग्जाम से एक दिन पहले कृपया करके टाइम पर सोएं। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है और प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि आपने जितनी भी पढ़ाई की है, आपने 100% पढ़ाई की है, आपने 80% की है, आपने 70% की है, 40% की, जितनी की है आप उसको भी कुएं में डाल रहे हो अगर आप सो नहीं रहे हो और प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रहे हो। तो एग्जाम से एक दिन पहले रात में नहीं जगना, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपके पास पूरा साल था, आपने तब कुछ नहीं किया, तो एक रात में कोई किला फतेह नहीं करने वाले हो। तुम अपने साथ सबसे बड़ी दुश्मनी ले रहे हो, आपसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है अगर आप एग्जाम से एक रात पहले जग रहे हो। और इसमें कोई शान नहीं है कि अरे हम तो एग्जाम से पहले ना सिर्फ 2 ही घंटे सो, 1 घंटे सो, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी कोई पढ़ाई होती ही नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम था। अभी बिजनेस स्टडीज की बात अगर हम करें तो आज से, चलो अभी तक जो भी रहा, आज से भी देखो तो आज का दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन है। अगर आप अभी 50% पर भी हो ना, 50% पे, मतलब मैं सोचती हूँ इससे कम पे तो कोई शायद नहीं होगा, बट स्टिल अगर आप 50% पे भी हो ना, तो भी आप इसको 100% पे कर सकते हो कन्वर्ट इन 5 दिनों में। सिर्फ आपको फ्राइडे नाइट पूरा सोना है और फ्राइडे नाइट तक आराम से बहुत पढ़ाई करनी है। 6 घंटे की नींद लो, 4 घंटे की नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें नहीं सोना ना, तुम 4 घंटे की नींद पे रह लो 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटे की नींद पे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्राइडे नाइट टाइम से सो के 8 घंटे की नींद लेके जाओ, जिससे कि तुमने जितना भी इन 4 दिनों में किया है, 4.5 दिनों में किया है, वो पूरा का पूरा फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल पावर के साथ सैटरडे को एग्जाम में लिख पाओ। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? गॉट इट? एक दूसरा गुरु ज्ञान कि बिजनेस स्टडीज थ्योरी है। अभी तक तो क्या था, हम बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे थे, हम मैथ्स भी पढ़ रहे थे, हम अकाउंट्स भी पढ़ रहे थे, तो हो क्या रहा था कि हम अपने सब्जेक्ट्स को स्विच ओवर कर रहे थे, तो हमारा एनर्जी रीगेन हो जाती है सब्जेक्ट स्विच ओवर करने से। अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बहुत मोनोटोनस हो जाता है और हो सकता है हमको बोरिंग लगने लग जाए, नींद आने लग जाए, समझ में आना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो उसका उपाय ये है कि लगातार बुक का 15 मिनट से ज्यादा की रीडिंग नहीं करनी, ठीक है? 15 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ रीडिंग। उसके बाद आप कुछ 1-2 क्वेश्चंस लिख के देखो, फिर आपको कुछ रीडिंग करनी है। आपको लगता है कि अरे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और मुझे इसमें 15, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, 15 मिनट में कोई भी टॉपिक रेडी हो सकता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। उसके बाद आपकी रीडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए लगातार 15 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक लिख के देखने हैं, फिर 15 मिनट रीडिंग करनी है। 2 घंटे से ज्यादा की सिटिंग मत दो, 2 घंटे की सिटिंग दो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे की सिटिंग दो, फिर आराम से 1-1.5 घंटे का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे की सिटिंग दो। इस तरह से करके तुमने 4 सेशंस भी कर लिए, यानी कि 8 घंटे के सेशंस भी कर लिए। और उसके अलावा अगर, वैसे तो मुझे लगता है ज्यादा पढ़ने का किसी का मन करता नहीं है, बट अगर हाँ इन 8 घंटे के अलावा तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा है, तब तुम चाहो तो अपना मैथ्स 1 घंटा या 1 घंटा अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या इंग्लिश को भी थोड़ी इज्जत दे देना, कर लो, ठीक है?
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? तो इस तरह से रखना। अभी गुरु ज्ञान यहाँ खत्म होता है और हम पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? पब्लिसिटी। यार इतना मैं थोड़ा बेटर आंसर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, 4 दिन बाद पेपर है तो। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वर्ड का मतलब क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसका ब्रांडिंग करना और फाइनली उसको यूजर के साथ, जो कंज्यूमर है उनके साथ कम्युनिकेट करना। हाँ, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम एक यूजर को क्या चाहिए वहां से लेकर उसको वो डिलीवर करने तक और उसके आफ्टर सेल सर्विस तक की सारी बातें करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज यहाँ से यहाँ तक है, इन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, इसको प्लान करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनको डायरेक्ट करना, इनको कंट्रोल करना, ये सब हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका देखा जाए तो कोई बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा लंबा है। ठीक है, बट इजी है। तो मार्केटिंग में अगर हम कहें कि फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन थे, तो वो थे फिलिप कॉटलर। ठीक है, कॉटलर मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर रहे हैं। ठीक है, मार्केट हमारे लिए जो वर्ड है वो सिर्फ एक मार्केट ऐसा वर्ड नहीं है जो कि हमारा कोई ज्योग्राफिकल स्पेस हो। जैसे हमारी लोकल मार्केट होती है तो वो लोकल मार्केट हमारा एक स्पेस है। तो लेकिन आज के डेट में मार्केट की डेफिनेशन चेंज हो गई है। मार्केट इज अ Common ground where sellers and टू buyers सेलर एंड परचेजर बोथ कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट सम मनी कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो वो हमारे पास मार्केटिंग है। अब जो परचेज कर रहा है, कॉम्पेंसेशन पे कर रहा है, वो कस्टमर हो गया और जो सेल कर रहा है वो सेलर हो गया। ठीक है, तो मार्केटिंग का मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मतलब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। वो एक लेमैन बोलता है, दैट इज ओके, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट कॉमर्स का बच्चा कभी भी नहीं कहेगा कि हम मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। कॉमर्स के बच्चे कहेंगे हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग में पहले एक सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है, कहावत होती है गंजे को भी कंगी बेचती। क्या मतलब हुआ? मतलब उस एग्रेसिव सेलिंग कह सकते हैं। मतलब जस्ट टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम द ओनर टू अनदर ओनर। आपने सिर्फ उससे पैसे लिए और सामान बेच दिया, दैट इज सेलिंग। उसको जरूरत है या नहीं है, आपने उसको जरूरत पैदा करा दी। भाई साहब, मालिश हो जाएगी, अपना ना मसाज हो जाएगी कंघे से, ऐसे करके बेच दिया। हाँ भैया, बाल नहीं तो क्या हुआ, मसाज तो ही सकती है। ओके, बट मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर की डिजायर पता करना, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डेवलप करना, फिर मार्केट में उसको लॉन्च करना, फिर उसका फीडबैक लेना और उसके अकॉर्डिंगली फिर से उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो करके फिर कस्टमर को सेटिस्फाई करना, आफ्टर सेल सर्विसेज देना, ये सब मार्केटिंग है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या हुआ? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना, नॉट जस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझे? हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। जैसे कि अब जो मैंने अभी तक मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताया, उससे सारी फंक्शंस क्लियर होती जा रही हैं। पहली, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन हो गई। सेकंड, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हो गई। थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग में क्या होता है? बोलो। स्टैंडर्डाइजिंग में होता है कि प्रोडक्ट इज developed around a set standard that has to be met. स्टैंडर्डाइजेशन में एक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट के डेवलपमेंट होते हैं। तो वो स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी और ग्रेडिंग क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स पे डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, क्या होता है स्पेसिफिकेशन? तो मतलब हुआ कि आपका
इसमें ब्लू कलर के क्या स्पेसिफिकेशन है, ब्लैक के क्या है, ये तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि ऐसा रहेगा। ग्रेडिंग मतलब जैसे कि हम क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स्ट्रा है, इसमें जैसे हमारे प्लान्स होते हैं ना, अलग अलग प्लान्स लेने हैं तो अलग अलग प्लान्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें आपको ये मिलेगा, इसमें आपको ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। वो आपका ग्रेडिंग हो गया, ठीक है। फिर पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। तो ये तीनों हम जब अभी आगे और डिटेल में करेंगे तो हम इनको डिटेल में करने ही वाले हैं, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ये हमारा किस काम में आता है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग? prevent the problem of time। एक मिनट, क्या? जो भी आइटम्स उसे स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन हाँ तुम बोलो। prevent the problem of time। हाँ, इट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका प्रोडक्शन है वो अभी हो रही है, उसकी जरूरत तो आगे भी पड़ सकती है ना, तो उस टाइम गैप को फिल करने के लिए हमें स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की जरूरत है। और प्लेस वाली जो डेफिशिएंसी है कि इधर प्रोडक्शन हुई अब कहाँ कहाँ जाएगी, उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फिर प्रमोशन एंड सेलिंग है और फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है। ये सब मिला के हमारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में तो सिर्फ यहाँ से वहां जाना, ये पैसेज पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहां जाके यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रिलेटेड ही है सारे। फिर हम मार्केटिंग फिलोसफीज की बात करें तो एक हमारे पास है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिर प्रोडक्ट और एक है प्रोडक्ट। अगर हम कीवर्ड की बात करें तो प्रोडक्शन में हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जबकि प्रोडक्ट में क्वालिटी की बात करते हैं। तो जहां पर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम ज्यादा मार्केट शेयर लेना चाहते हैं, वो हमारे लिए प्रोडक्शन हो गया। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमारा मार्केट शेयर चाहे कम हो लेकिन हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारे लिए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से दो इंटर रिलेटेड और हैं, मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये मैंने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा ही है कि मार्केटिंग जो है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि सेलिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि सेलिंग में तो सिर्फ हमने गुड्स ट्रांसफर कर दी, जबकि मार्केटिंग में हमने कस्टमर को सेटिस्फाई किया। तो आज के डेट में मार्केटिंग ज्यादा सक्सेसफुल है। डिफरेंस लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ये तो बहुत मेन डिफरेंस है दोनों का, ठीक है। फिर सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। हाँ, क्या लिख रहे हैं, फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। बिल्कुल सही कहा आपने कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स पर हमारा बेस्ड होती है मार्केटिंग, ठीक है। एक्टिव हो गया कृत्योद। फिर सही में रात भर नहीं सोया हूँ मैम, सही बता। तो गलती की तुमने ना, सोना चाहिए था। मैम पता नहीं मैम, नींद नहीं आ रही थी। तो बस यही तो गलती करी, अब इसकी सजा भुगतो। अभी भी सोएगा तो फिर रात में नहीं सोएगा, अब इसलिए पढ़ाऊंगी जिससे कि रात में सोए, ठीक है। अब इसके बाद आता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है, 4 P's। 4 P's मतलब प्राइस, प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन। प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। देखो 4 P's ना हमें कॉटलर ने दिए थे, तो उन्होंने प्लेस बोला था अपने 4 P's में कि ये 4 होते हैं। तो यहाँ पर असर्शन रीजनिंग आती है या ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स तो चलो आपके नहीं आते इतने ज्यादा, असर्शन रीजनिंग आती है। तो उसमें अगर हम 4 P's की बात करते हैं तो 4 P's में हम लोग प्लेस की बात करते हैं। अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो असर्शन इज रॉन्ग, ध्यान रखना। अगर असर्शन में या रीजनिंग में आता है 4 P's और 4 P's में
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो वो रॉन्ग होगा, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी आते हैं तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट, सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? The commodity that you are selling. हाँ, कॉमोडिटी भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। तो एनी गुड्स और सर्विसेज विच सेलर इज सेलिंग, विच मार्केटर इज सेलिंग एनीथिंग फॉर वैल्यू अगेन सम कंसिडरेशन, वो प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग। मतलब बहुत कुछ और भी होता है, लेकिन हमें ये 3 चीजें करनी है, लेबलिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग। ड्रॉ लेबल का कुछ नहीं है? ड्रॉ लेबल, हाँ, ड्रॉ लेबल का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इसलिए लेबलिंग को ड्रॉ करने में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बिल्कुल पता होने चाहिए। प्लेस मिक्स हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें हम प्लेस यूटिलिटी बनाते हैं कि इस प्रोडक्ट की ज़रूरत कहाँ है, कौन से हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, वो प्लेस मिक्स में आएगा। हमें कितने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखने हैं, 0 चैनल रखना है, 1 चैनल रखना है, वो सारा हमारा प्लेस मिक्स में आएगा। प्राइस मिक्स में आ जाता है कि हमें प्राइसिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स रखने हैं, हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या रखनी है, वो सब आ जाता है। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो आ जाता है। तो एक इकलौता यही ऐसा कंपोनेंट ऑफ पी है जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, इसके अलावा कहीं और नहीं है। ठीक है, और प्रमोशन में हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज आएंगी प्रमोशन की, कि जैसे कि पर्सनल सेलिंग हो गई, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हो गई, पब्लिक रिलेशंस हो गए, कि हम व्हाट आर द डिफरेंट वेज, एडवर्टाइजमेंट हो गया, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ प्रोडक्ट कैन बी प्रमोटेड, कम्युनिकेटेड कैसे करेंगे हम लोगों को कि हम ये बना रहे हैं, तो वो प्रमोशन हो गया। तो ये 4 पीस हम लोगों को अब डिटेल में करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में हमने बता ही दिया। तो ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्पेसिफिक नाम देना जिससे वो अपने कंज्यूमर से अलग, कॉम्पिटिटर से अलग हो जाए और कंज्यूमर्स उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। एक इस तरह का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जिसमें कंज्यूमर्स को ये पता लगे कि अच्छा ये ब्रांड है और इस ब्रांड में ये इसका ब्रांड मार्क है, जो भी कोई मार्क हो गया, ठीक है, वो ब्रांड मार्क है। ब्रांड नेम जिस नाम से आप उसे जानते हो, लाइक अगर ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये कैमलिन है, तो ये ब्रांड नेम हो गया। इस पे जो कैमल बना हुआ है ये इसका ब्रांड मार्क हो गया। ठीक है, अब जब इस ब्रांड नेम को उन्होंने लीगलाइज करा दिया, लीगल लाइसेंस ले लिया, रजिस्टर करा दिया, तो ये ट्रेडमार्क बन गया। ठीक है, तो हमारा जो ब्रांड है वो कैसा होना चाहिए? ये कोई भी एक साइन, सिंबल, कुछ भी हो सकता है। ब्रांड के फायदे क्या होते हैं कि मार्केट में इजीली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट हो जाता है, आपको एडवर्टाइज करने में, डिस्प्ले करने में इजी हो जाता है। आप अलग अलग ब्रांड्स की प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आपको कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी इजी हो जाता है लॉन्च करना। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप सबके अगर नाम ना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसका है? बढ़िया, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हो पेपर मेरा है सभी उसके बारे से आ जाएंगे। तो सबका होता है ना कुछ, तो नाम तो जरूरी है ही। ब्रांड मार्क और लोगो में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रांड मार्क जो होता है, जैसे कि ये है, इसमें कैमल बना हुआ है, तो ये इसका लोगो है और ये इसका ब्रांड मार्क है। अब वही वाली बात होती है कि जनरली हम ब्रांड मार्क बोल देते हैं और उसको लीगल प्रोटेक्शन देकर वो ट्रेडमार्क हो जाता है। ठीक है, कोई कंपनी ये भी कर सकती है कि अपना ब्रांड मार्क अलग बना दे और लोगो अलग बना दे। जैसे कि इन्होंने तो खैर सेम ही रखा हुआ है, फ्लेयर का भी सेम ही है और मोस्टली सबका सेम होता है, लेकिन वो अपना लोगो अलग बना सकते हैं वो चाहे तो। कंपनी लोगो वो अपने नाम की शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं या कोई साइन बना सकते हैं, तो सेम ही होता है। कोक का कैसे है? किसी का भी नहीं है, वो सबका सेम ही चलता है। तो ये तो आई थिंक उसमें ज्यादा होगा ना जिसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, बट उसका भी ब्रांड तो एक ही है। अब जैसे मारुति है, मारुति एक ब्रांड है। अब मारुति में ऑल्टो K10 भी है, और कौन सी है, स्विफ्ट डिजायर भी है,
और बेलिनो भी है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो ब्रांड तो एक ही है, उसके अंडर में उसके लिए इजी हो गया ना कि ये ब्रांड के अंदर के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो ब्रांड तो मारुति का तो सबका सेम ही रहेगा, तो वो चीज है। तो मार्केटियर को ये फायदा हो गया, कस्टमर को भी इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। जैसे मारुति का भी है, उन्होंने जो लोगो लगा रखा है उसमें सुजुकी के साथ पार्टनरशिप है, उसका दिखा रखा है। लेकिन सारी गाड़ियों में या तो मारुति का होगा या तो सुजुकी का होता है उसके अंदर। वो नहीं रखता अलग ब्रांड मार्क और लोगो का। कह सकते हैं एक्चुअली क्या है, जो भी उन्होंने लाइसेंस ले रखा होगा ना सुजुकी के साथ, वहां पे वो सुजुकी वाला लगाते हैं। हाँ। और जहां उनका इंडिविजुअल मारुति का चल रहा है मारुति लगाते हैं। वो इंटरचेंज नहीं कर सकते, वो उनके दोनों ही ब्रांड मार्क है, दोनों ही ब्रांड मार्क है। लोगो तो उनका सिर्फ एम वाला ही है। हाँ, लोगो तो एम वाला ही है, लोगो अलग ब्रांड मार्क। लोगो अलग हो गया उनका, मतलब बहुत थिन डिफरेंस है, ठीक है। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग से जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उन लोगों ने इसमें बहुत डिफरेंशिएट किया हुआ है, बट आप लोगों के में इतना टेक्निकल डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? एक अच्छा ब्रांड नेम इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, कंपटीशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और लैंग्वेज में प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहिए, हर लैंग्वेज में किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होना चाहिए। एक मिनट, हाँ बोलो। ये जो लैंग्वेज है उसको चेक कर लेना चाहिए। हाँ, मतलब एक नाम जो है वो दूसरे किसी लैंग्वेज में उसका कुछ ऐसा वर्ड ना हो जो कि कॉन्ट्राडिक्शन खड़े हो जाए। हाँ, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, और इतना ऐसा होना चाहिए कि हर जगह वो रजिस्टर कर सकें, प्रिंटेबल फॉर्म में आ सके। जैसे कि कोई नाम ऐसा हो कि प्रिंट करा ही ना सके अपने जो भी हमारी एक्सेसरीज हैं या कुछ भी है उन पर, ठीक है ना। फिर लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग का मतलब क्या हुआ कि एक रिटन इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे। उसका प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कस्टमर केयर क्या है, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन। तो हम ये कहते हैं लेबल कैरीज, इट इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लेबल एक तरह का कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट एंड इट हेल्प्स इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट। हम लेबल से प्रोडक्ट की ग्रेडिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबल ड्रॉ करने का आएगा तो समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। और हाँ, एक और चीज, लेबल ड्रॉ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रोडक्ट की पिक्चर बनाने में टाइम वेस्ट करो। आप सिंपल एक स्क्वायर बना के भी लेबल ड्रॉ कर सकते हो। लेबल ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइंग का एग्जाम है, ठीक है। बच्चे वो प्रोडक्ट डेवलप करने लग जाते हैं, ठीक है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, प्रोडक्ट डेवलप कर दिया तो बुरा नहीं है, गलत नहीं है, बट जिसकी ड्राइंग अच्छी ना हो वो जबरदस्ती टाइम वेस्ट ना करे, ठीक है। फिर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग तो हमारा साइलेंट सेल्समैन है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करता है और एडवर्टाइज भी करता है, ठीक है ना। हम इसको, ये जिस पॉली बैग में कवर होता है वो प्राइमरी पैकिंग है जिससे निकाल के हम कंज्यूम कर लेते हैं। नहीं, इसके ऊपर एक पॉलिथीन होती है वो निकालते यूज कर लेते हैं ना, तो प्राइमरी हुआ। अगर ये किसी बॉक्स में आ रहा है तो वो सेकेंडरी हुआ, और अगर ये बहुत सारे पेन एक बड़े बॉक्स में है तो वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। आपको बहुत डिटेल में जाने का इसमें है नहीं, बस इतना ही सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? टूथब्रश तुम्हारी उस पैकेट में आ रही है वो प्राइमरी है, और अगर मान लो वो जो टूथब्रश 2-3 एक साथ पैकेट जो बनता है वो सेकेंडरी हो गया, एक साथ वही प्राइमरी तो वही प्राइमरी है। फिर उसमें जरूर थोड़ा है सब में सब कुछ ही हो। मैंने तो उसमें लिख दिया था, आपने तो टिक कर दिया था, मतलब हाँ, सही था, लिखा था, और जो डब्बा था। हाँ तो ठीक है, मतलब मैं कह रही हूँ ना, बहुत डिटेल में इसमें हम जाने की कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है? द मनी पेड टू बाय अ प्रोडक्ट, या कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए जो हम कर रहे हैं वो प्राइस है। तो प्राइस कभी भी ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए कि आपने लूट मचा दी, और ना कभी इतना सस्ता होना चाहिए कि इज्जत ही ना करे कोई, है ना। एप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए,
ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है अगर उस पर प्राइस नहीं है, तो ये तो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी पढ़ा है कि अगर प्राइस नहीं लिखा तो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, फिर तो कोई कितने का भी बेच देगा। इसीलिए हर प्रोडक्ट पे एमआरपी चेक करनी चाहिए, और कोई भी प्राइसिंग उस मार्केट की, उस प्रोडक्ट की डिमांड पर बेस्ड है कि कितनी डिमांड होती है। प्राइसिंग एक मोस्ट इफेक्टिव, मतलब हमारे जो सारे पीस हैं वो सारे पीस अपने अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन प्राइसिंग एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव वेपन के जैसे यूज होता है। बिकॉज आप सबसे पहले प्राइस चेक करते हो, फिर प्राइस में डिफरेंस आता है कि अच्छा ये वाला शैम्पू तो 500 रुपए का है, ये शैम्पू 5000 रुपए का है, भाई इसमें ऐसा क्या है। तो पहले तो आपने प्राइस देखा, फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि 500 और 5000 के शैम्पू में क्या डिफरेंस है, फिर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, उसका ब्रांड देखोगे, सब कुछ देखोगे। ठीक है। प्रॉफिट में इफेक्ट लाता है। तो प्राइस हमारे लिए क्या है, दो तरह से प्राइस रख सकते हैं। एक, हम शुरू में प्राइस बहुत ज्यादा रखें, जब हमारा मार्केट एस्टेब्लिश हो जाए फिर हम उसका प्राइस कम कर दें। पहले शुरू में थोड़ा ज्यादा रखा, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस क्रीमिंग। प्राइस स्कीमिंग। हाई प्राइस इनिशियली और उसके बाद हम कम कर देते हैं। तो जनरली जितने भी टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें ऐसा होता है कि ये शुरू में जब लॉन्च होता है तो बहुत हाई होता है और बाद में कम हो जाते हैं। तुमने कोई भी फोन देखे होंगे, कार्स देखी हो, इन सब में जब लॉन्चिंग प्राइस हमेशा हाई होता है और उसके बाद फिर वो थोड़े दिनों में कम हो जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे। उन सब रीजंस में यही है कि पहले आप एक स्मॉल सेगमेंट में मार्केट दोगे और उसके बाद आप पब्लिक में दोगे। एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें आप शुरू में प्राइस कम रखते हो कि मार्केट शेयर बढ़ा ले, जब लोगों को आदत पड़ जाती है तो हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, है ना। फिर तुमने क्या बोला, एफएमसीजी, बिल्कुल सही है। मेरे को लगा मैंने कुछ और सुना, तो इसलिए ठीक है। अब प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो प्राइस में सबसे पहले तो कॉस्ट हमारे पास कितने तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट, ये विच चेंजेस अप टू सर्टेन लेवल एंड देन इंक्रीजेस। मतलब अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट है, और ये हमारी स्टेप कॉस्ट है कि इट फिक्स एट सम पॉइंट देन इंक्रीजेस, देन फिक्स्ड एट सम पॉइंट देन इंक्रीजेस, देन फिक्स्ड एट सम पॉइंट। मतलब सबसे इंक्रीज होती है जैसे डिमांड इंक्रीज होती है। हाँ, उस हिसाब से भी हो सकती है कि डिमांड हो, लेकिन ये उस हिसाब से हो सकते हैं कि जैसे नॉर्मली अगर आपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराने हैं तो आप चाहे 100 कराओ चाहे 500 कराओ, सेम कॉस्ट रहेगी। लेकिन आप 500 के बाद 501 कराओ और चाहे 1000 कराओ, एक रहेगी। तो इस तरह से चेंज हो जाती है। इंस्पेक्शन कॉस्ट, सुपरवाइजन कॉस्ट, ये सब स्टेप कॉस्ट होती है। तो किसी भी प्रोडक्ट में जो 3 तरह की कॉस्ट है, इनका कितना कितना प्रोपोर्शन है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्योंकि वेरी नेचुरल आप कॉस्ट में ऐड करोगे प्रॉफिट और फिर सेलिंग प्राइस बनाओगे। फिर उसके यूटिलिटी एंड डिमांड, नेचुरल सी बात है, जिस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज्यादा होगी उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। लेकिन फिर हमें इलास्टिसिटी भी देखनी पड़ेगी कि अगर उसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है उसकी डिमांड, तब तो आप प्राइस बढ़ा दोगे। लेकिन अगर इलास्टिक डिमांड है, यानी कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी पे एकदम से इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप उसका प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, है ना। ऐसा होगा ना। तो वही वाली बात है, कंपटीशन कितना है, अगर तो हम ही राजा हैं तो हमारी मर्जी हम कुछ भी करें। लेकिन अगर आप राजा अकेले नहीं हो, बहुत सारे राजा हैं, तो भाई साहब हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स का प्राइस भी सोचना पड़ेगा। ठीक है। गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट ने मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, ये सब अगर उसमें लगा रखे हैं क्लॉज, तो वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे। हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट कैप्चर है या प्रॉफिट शेयर है, उसके बेसिस पे हमें प्राइस रखना पड़ेगा। हम कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, अब हम मार्केटिंग मेथड में पर्सनल सेलिंग यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं तो बहुत सस्ता पड़ जाता है। ठीक है ना। अब अमिताभ बच्चन जी को बुला के अगर हम अपना एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। हमें बुला लो, हम तो कह देंगे कर लो, हम तो पॉपुलर हो रहे हैं, नहीं लेंगे ज्यादा कुछ। तो डिपेंड करता है कि आप किसको बुला के करा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं।
तो इन सब की वजह से डिपेंड करता है कि हमारा प्राइस क्या है? प्राइस कितना रखेंगे। फिर हाँ, फिर आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है बेटा, देखो ये हमारी कॉस्ट यहाँ तक फिक्स्ड है, फिर हमने कहा कि इतनी क्वांटिटी तो फिक्स रहेगी, ये हमारी 100 क्वांटिटी है, लेकिन 100 के बाद एकदम बढ़ जाएगी जैसे ही आप 100 के ऊपर जाओगे, फिर ये बढ़ गई, फिर ये यहाँ तक पहुंची और ये फिक्स रही 200 तक, इतनी रहेगी, फिर दोबारा बढ़ गई इतनी, फिर ये इतनी रहेगी आगे तक। तो यानी कि एक सर्टेन पॉइंट तक वो फिक्स रहेगी, उसके बाद बढ़ेगी। इसीलिए इसको हम, क्योंकि स्टेप्स की फॉर्म में बनती है, इसीलिए इसे हम स्टेप कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ उसमें एक्स एक्सिस पे है प्राइस और वाई एक्सिस पे किस पे, यहाँ है प्राइस, कॉस्ट है, यहाँ पे प्राइस नहीं है, कॉस्ट है, तभी तो हमने कहा यहाँ तक रही फिर बढ़ गई। फिर आता है प्लेस। प्लेस मतलब हम यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू रिमूव हिंड्रांस ऑफ टाइम प्लेस, हिंड्रांस ऑफ प्लेस ही होता है ये। तो इसमें हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखना होता है, हमें स्टोरेज देखनी होती है, हमें वेयर हाउसिंग देखना होता है, हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग देखनी होती है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखने हैं कि इन्वेंट्री कितनी रखनी है, बिकॉज इन्वेंट्री अगर हमने जरूरत से ज्यादा रखी तो वो भी एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, लेकिन अगर हमने कम रखी तो हो सकता है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक आ जाए। तो ये हमारी मार्केट रिसर्च पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, कितना स्टोरेज रखना है और वेयर हाउसिंग कितनी रखनी है, हमें खुद का वेयर हाउस बनाना है, हमें गवर्नमेंट का वेयर हाउस यूज करना है, या हो सकता है ये हम लोग 3 अलग अलग प्रोड्यूसर हैं और हम लोग वेयर हाउस शेयर कर सकते हैं, तो ये भी वेयर हाउसिंग हो सकती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब मुझे ऑर्डर मिला, उसके बाद उस ऑर्डर को प्रोसेस करना कि वो कंज्यूमर तक पहुंचे, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन क्या, हाँ ये सारा रिसर्च करते हैं ना कि हमारी डिमांड किस का पैटर्न क्या चल रहा है, हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है। भाई अब अगर मान लो तुमने किसी को कुछ ऑर्डर दिया तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम कितने दिन में बना के देंगे, ऐसा थोड़ा है कि जब मन में आएगा तब दे देंगे, ठीक है ना। हाँ अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशन। अब प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं प्रमोशन के मेजर 4 कंपोनेंट्स? सब बोल दिया, अब बोलो दोबारा से। पर्सनल सेलिंग, और तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रमोशन, ठीक है। इट इज अ ओरल फॉर्म, रिटर्न फॉर्म, विजिबल फॉर्म होती है। टीवी के थ्रू करोगे तो ओरल फॉर्म है, इम्पर्सनल है, यानी कि नॉन पर्सनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। मास पीपल पे एक साथ आप कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आपने पैम्पलेट्स दिलवा दिए, टीवी में न्यूज दिलवा दिया आपने, तो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है वो मास रीच पे होते हैं। और जनरली एडवर्टाइजिंग हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने के लिए कराते हैं, लेकिन अब हमें अगर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है तो हम पर्सनल सेलिंग करेंगे, जहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हो जहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू यूज इट, वहां पर हम पर्सनल सेलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग हमारा पर्सनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है और दिस इज जनरली एन ओरल फॉर्म ऑफ प्रमोशन।
क्योंकि इसमें हम बात करके आपको कन्विंस करते हैं। तो इसका फायदा ये है कि जो मेरा कंज्यूमर है उसका फीडबैक साथ के साथ मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट में कोई फीडबैक साथ के साथ नहीं मिल रहा। हो सकता है कोई पढ़ के बोला अरे बेकार है, लेकिन आपके सामने सामने आपको उसके फेस एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है कि ये कंज्यूमर इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। तो ये पर्सनल सेलिंग का बेनिफिट है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, मास लेवल तक पहुंचाने में मुश्किल है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी, ये सब ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हमको ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर मेथड ही बेस्ट है, हमें सबका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन लेना है कि हमें चारों का बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर ही प्रमोशन करना होता है। जैसे कि सेल्स प्रमोशन है तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स तो बहुत सारी होती हैं। क्या क्या होती है सेल्स प्रमोशन टेक्निक? सैम्पलिंग होती है, 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है तुम्हारे उसमें, वो किंडर जॉय में वो टॉय मिलता है, वो भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है ना। हैरी बॉर्डर अब तो बंद हो गया, बहुत ही दुख का बात है ना। नहीं मैम, अभी भी ब्लिंकिट पे मिल रहा है। अच्छा ब्लिंकिट में मिल रहा है, उनके पास स्टॉक अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। ओहो, सब ऑर्डर कर देंगे आज ही ब्लिंकिट से। वो एक्सपेंसिव हो गया मैम उसमें। हाँ भावुक ही हो गए। कार से लेके अंदर से पहले जैसे किसी कार की एडवर्टाइजमेंट हुई, हाँ फिर हम लोग फिर पर्सनल सेलिंग होती है, हम लोग ये जब उसको एडवर्टाइजमेंट को लेकर तो हमने जाके जो शोरूम वगैरह तो पर्सनल सेलिंग हुई। फिर वहां जाके जब हम उससे बार्गेन करते हैं कि सर फ्री क्या क्या दोगे, तो वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हो गई। तो वो तो है ही ना। वो साथ में अगर जो हमें डिस्काउंट है वो जो दे रहा है उससे हमारी पब्लिक रिलेशन बिल्ड हो गया। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एक साथ यूज होता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि इसके लिए बेस्ट है। भाई आपको कोई भी प्रोडक्ट में कुछ क्वांटिटी गिफ्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, या कुछ एडिशनल कोई और प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, या आपको कुछ ऐसा मिल रहा है कि आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब जैसे कि वो एक किटकैट अभी थी, उस किटकैट में अगर उसको खोलेंगे, स्कैन करेंगे, फिर खोलेंगे रैपर को, तो उसमें कोई कोड आएगा तो 10 रुपए मिलेंगे। स्कैम था वो। हाँ भाई तो गलत बात है वो तो। हम तो दुख में ही आ गए थे कि हमने रैपर फेंक दिया। चलो फिर मेरे को अब दुख थोड़ा कम हुआ। तूने कमाए 10 रुपए तो ले, फिर तू कैसे कहता है स्कैम नहीं था? नहीं लाइक उस वाली पीस पे नहीं करा था, लेकिन बड़े वाले जो होते हैं उन पर आराम से मिल जाता है। मिलते हैं। हाँ, अब तो लिखवा दिया मिला है है लड़के को, मिला है लड़के को, वो घी के डब्बे में मिलता है 50 रुपए। पता नहीं, हमें तो किटकैट पे ही देखा था। हमें तो नहीं, हमें तो बड़ा दुख हुआ था। 50 रुपए का लालच, जितनी घी का डब्बा खरीदो 50 रुपए। नहीं तो घी तो खाते ही हैं, बट अब आप वो वाले घी खाते नहीं खाते तो मत खरीदो फिर। वही ना। अब भाई जैसे मैं तो वो कंट्री डिलाइट का घी मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं तो लेती हूँ। और उसमें फिर वो देते हैं, लालच भी देते हैं कि आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, वीआईपी मेंबरशिप। तो मैं तो उनकी वीआईपी मेंबरशिप लेके उन 15 दिन के लिए जितना ऑर्डर करना सब 15 दिन में। अभी तक हमने तो स्पॉन्सर कर दिया कि मैं फिर पीरियड सिर्फ अभी तक दूध के ग्राम पे रोटी थी उसमें चार अब घी भी चाय। दूध में टपराई हुई थी। नहीं अरे वो तो दूध तो दूसरे का था। नहीं, देखो जब मैं बुराई करती हूँ तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमें किसी भी ब्रांड को ऐसे वो नहीं करना चाहिए। हाँ पब्लिकली, बट बड़ाई करने में तो हम नहीं सकते। जैसे मैं डांटती हूँ किसी बच्चे को तो नाम लेकर ही डांटती हूँ कि पता ना चले मैं किसको डांट रही हूँ। उसे पता होता है बस मैं उसे डांट रही हूँ पूरी क्लास में। लेकिन जब मैं किसी की प्रेस करती हूँ तो मैं नाम लेके प्रेस कर देती हूँ ना। जैसे मेहुल बहुत अच्छा शांत बच्चा लग रहा है मुझे, तो मुझे मैं नाम लेके कर रही हूँ, इतना प्यारा चुनना बच्चा लग रहा है ये। तो नाम लिया मैंने, है ना? रिकॉग्निशन, क्लियर रिकॉग्निशन नहीं है, ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन बहुत हो गई हमारी। तो ये सारी जो टेक्निक्स होती है सेल्स प्रमोशन होती हैं, ठीक है। पब्लिक रिलेशन तो भाई बहुत बढ़िया बात है। पब्लिक रिलेशन इज पीआर। पीआर मतलब दुनिया जहान से बात करो, सोशलाइज हो जाओ, लोग आपको जाने समझे, वो पब्लिक रिलेशंस हैं। जो एलॉन मस्क ने कर रखा है। किसने कर रखा है? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने किया हुआ है, सही बात है। बताओ, मोदी जी मिलकर आए हैं उनसे। तो मतलब कि जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी किसी में तो प्रमोशन पब्लिक रिलेशन कैसे होते हैं? पब्लिक रिलेशन प्रेस रिलीज के थ्रू होते हैं। मूवीज में देखते हैं ना, प्रेस रिलीज निकालो, मतलब आप अपने न्यूज़पेपर में बढ़िया प्रेस रिलीज निकाल दो,
प्रेस किट्स दे दो, मतलब प्रेस किट्स मतलब आपका फोल्डर भी है, पेन भी है। तो प्रेस किट्स का मतलब क्या हुआ, प्रेस किट्स भी दे सकते हैं। प्रेस किट्स का मतलब क्या हुआ कि वो एक फोल्डर देते हैं बढ़िया सा जिप वाला, फिर कस्टमाइज, फिर उसके अंदर एक राइटिंग पैड होता है, फिर एक पेन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रेस किट्स हो गई। ब्राउशर्स हो गए, कंपनी का लिखा होता है। कंपनी का ब्राउशर्स हो गए। ब्राउशर्स में उस कंपनी के बारे में, उनके यूएसपी, उनका क्या क्या अवेलेबिलिटी है, वो सब होता है। न्यूज लेटर्स रेगुलरली आते रहते हैं ना, फिर मेल में आता है कि अनसब्सक्राइब टाइप कर दो अगर आप कोई न्यूज लेटर को अनसब्सक्राइब करना है। इफ यू डोंट वांट टू रिसीव दिस न्यूज लेटर टाइप अनसब्सक्राइब। व्हाट्सएप पर भी आता है, मैं तो सबको अनसब्सक्राइब कर देती हूँ, फिर बहुत आते हैं। मेल पे भी आता है, नहीं अब तो व्हाट्सएप पे भी आने लगा है, वो बिजनेस अकाउंट पे आता है। हाँ, टाइप नो, राइट। तो ये सारे न्यूज लेटर ही तो हैं। जैसे मैंने भी शार्क टैंक एक कंपनी से सामान मंगाया था, तो जो उनका जो लेटर होता है, जो फाउंडर लिखा होता है, वो भी पब्लिक रिलेशन में आएगा। हाँ बिल्कुल। तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना भी पब्लिक रिलेशंस हैं। वेबसाइट्स बनाना, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, हम यूट्यूब लाइव आ जाते हैं, वो भी एक तरह का पब्लिक रिलेशन है। ठीक है, यूट्यूब लाइव पे आना, इंस्टा लाइव और क्या क्या लाइव होते हैं, सब पे आना, ये सब क्या है, ये सब पीआर ही है। ठीक है, तो इस तरह से ओहो चैप्टर हमारा खत्म हो गया। बचा है कुछ, ये खत्म सच में हो गया इतनी जल्दी? हो गया खत्म। ओ बेटे की कलम। बढ़िया बात है, कितने फास्ट है, कितने इंटेलिजेंट है हम। चलो क्या सब डिटेल में कुछ नहीं आ रहा लेबलिंग वगैरह का बेटा। लेबल बनाने चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस फॉर प्रॉफिट मार्केट है ना। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, विच इज टू बी डन। बस इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ही है, टू अर्न प्रॉफिट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल, सिर्फ एक्सटर्नल। इंटरनल होता है। प्रोसेस करने के आराम से बोलना चाहिए था मुझे। और the fact- सराउंडिंग्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ? इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, और अदर फोर्सेस। factors and surroundings. Institutions and external forces which are not part of or under control of business enterprise. अंडर कंट्रोल नहीं होता भाई, ना ना ना, ये ना होता। हाँ, नॉट ठीक है। But may affect its performance. performance. So business environment means totality of all internal and external forces, all the individuals and outside forces which are not in the control of business but which affect business performance and results, that is called business environment. ठीक है, तो अब अगर हमें कहें कि पूरे एनवायरनमेंट में से ऐसे लोग माइनस कर दें जो सबसेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो बाहर का सारा हमारा एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा होता है इकोनॉमिक, होता है सोशल, हो गया टेक्नोलॉजिकल, हो गया, ये सब हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया। तो जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से हमें फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, सब मिलता है। मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं? थ्रेड्स पहले पता चल जाता है। हमें थ्रेड्स पहले से पता लग जाते हैं, हम सेंसिटाइज कर पाते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं? डायनामिक होता है। डायनामिक है, कई बार हम जो Certainty. अनसर्टेनिटी है, डज नॉट गारंटी सक्सेस। सब रट रट के बोल रहे हैं, थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी बोल दो। तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस चेंजिंग एनवायरनमेंट से, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। और जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारे लिए कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो तरह से डिसाइड कर सकते हैं, एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक होते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब
जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, ये सब कुछ। और नॉन इकोनॉमिक में क्या क्या आ जाते हैं? नाम बताओ नाम। लीगल, पॉलिटिकल, सोशल। जी कंपोनेंट बताने थे। मैं ये कह रही हूँ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक है इकोनॉमिक और एक है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में तो हमने बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, ट्रेड पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई। तो वही तो बोल रही हूँ, मैं भी इकोनॉमिक है वो। अच्छा 5 मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि वो इकोनॉमिक है। में 4 अलग-अलग नॉन इकोनॉमिक में तुम्हारा सोशल आ गया, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल आ गया, लीगल, लीगल आ गया और टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल आ गया। ये सारे हमारे नॉन इकोनॉमिक में आ गए इकोलॉजिकल नहीं होगा? हैं। लो इकोलॉजिकल भी लिख लो भाई। इकोलॉजिकल तो है ही नहीं। ईपी बताओ। अच्छा ठीक है, इकोलॉजिकल आप लोगों को बिजनेस स्टडीज में करने की जरूरत नहीं। ईपी वाले बच्चे हैं ना, वे पेपर देकर आए ईपी का, इसलिए जोश में है। हाँ जोश है अभी कि देखो हमें याद है पेपर के 4 दिन बाद भी। तो कोई भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, अगर हम उसके फीचर्स की बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होता है। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको जब हम कंबाइंडली करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल थिंग्स एग्रीगेटिव इन नेचर होता है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, आपकी फर्म को affect करते हैं। जो स्पेसिफिकली आपकी फर्म को इम्पैक्ट करते हैं, वो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस है। और जो सबको अफेक्ट करते हैं वो जनरल फोर्सेस हैं। ठीक है, तो जनरल फोर्सेस में ये सब आ जाते हैं, ये सब हम सबको इम्पैक्ट करते हैं, सारी फर्म्स को एक साथ इम्पैक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो हमारे माइक्रो फोर्सेस हैं, और ये सब हमारे मैक्रो फोर्सेस हैं जिन्हें हम जनरल कहते हैं। तो जो जनरल फोर्सेस हैं वो मैक्रो लेवल के हैं, बिकॉज वो ऑल ओवर इंडस्ट्री को, जितने भी फर्म्स हैं सबको इम्पैक्ट करते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो एक अकेला कंपोनेंट कभी इम्पैक्ट नहीं डालता, दे कंबाइंडली इम्पैक्ट्स ऑन द बिजनेस, तो दे आर इंटर रिलेटेड। डायनामिक होते हैं, फिक्स नहीं होता, बाय द चेंज ऑफ टाइम इट चेंजेस। ठीक है, अनसर्टेन है, यू कांट प्रिडिक्ट इट कंप्लीटली। हाँ, अगर आप स्कैनिंग ऑफ, इसे हम कहते हैं स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्कैन करते रहोगे तो ये जरूर है कि आप उन अनसर्टेनिटी से होने वाले रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, बट आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्स है, नॉट इजी। इसी के लिए हमारे इसके लिए स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो इस बिजनेस एनवायरनमेंट को सेंसिटाइज करते हैं। हमारे कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इसको सेंसिटाइज करते हैं। एंड रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब एक कंट्री टू कंट्री, एक फॉर्म टू फॉर्म, इन सबका नेचर चेंज होता रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आया ईदर ऑफ एनी रीजन तो सब पे सेम इम्पैक्ट डाले, सब पे वो डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, कंट्री टू कंट्री। तो क्यों जरूरी है, वाई वी नीड टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों करने की जरूरत है हमें, जिससे कि हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाए। अगर आपने पहले से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया हुआ है तो उसकी वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो आपके लिए आपको लग रहा था कि थ्रेट्स हैं, आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो।
जो आपकी वीकनेसेस हैं उन्हें आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो कोई भी फर्म फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकती है अगर वो पहले से समझ जाए। लाइक अगर हम देखें तो ये चीजें जो हमारी आजकल होम डिलीवरी हैं, इसको सेंसिटाइज कर लिया उन्होंने कि अब लोग जो है आलसी हो रहे हैं, लोग जो है वो बिजी भी हो रहे हैं, तो उनको घर बैठे सब चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सब शुरू हो गया। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी अब शुरू हो गई जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। अब ब्लिंकिट सबसे पहले आया जिसने इतनी जल्दी दिया, फिर उसके बाद ग्रोफर्स भी है, इंस्टामार्ट भी, ऐसे तो बहुत है। हाँ, ग्रोफर तो मैं वही कह रही हूँ, ब्लिंकिट ने जिस तरह से मार्केट ग्रैब की है, तो उसने इस मार्केट को ग्रैब करके अब हम जेप्टो से भी मंगाते हैं तो बोलने में क्या आता है, अरे ब्लिंकिट कर दो ना, अच्छा तो जेप्टो से ब्लिंकिट कर दो। घरों में ये एक नॉर्मल है, अच्छा जेप्टो से ब्लिंकिट कर दो, ऐसा भी होता है। या अब पेटीएम बैंक तो बंद ही हो गया, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय पे सबसे पहले पेटीएम ही था जिसने की आपको ये सारी यूपीआई और ये सारी चीजें शुरू की थी। उसके बाद बहुत कुछ प्लेटफॉर्म्स आ गए, लेकिन उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके कि लोग क्यों में लग रहे हैं। आई सपोज जहां तक मुझे याद है 8-10 दिन भी नहीं लगे थे उनको ये चीज इंट्रोड्यूस करने में, और लोगों के पास पेटीएम की ऐप पहले तो थी ही, लेकिन पहले तो फिर भी इतनी नहीं थी, सब जानते नहीं थे। अब क्या होता है, अब अगर किसी को जीपे भी करना होता है तो हम पेटीएम करते हैं। पेटीएम मतलब आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, जबकि पेटीएम अब वॉलेट तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो अब इतना नहीं है, पर फिर भी तो ये क्या हाँ, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना कि अब यूपीआई चलता है, तो ये जो चीजें हैं ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली तो बातें हो गई ना। तो इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। किसी भी फर्म को अर्ली वार्निंग पता लग जाता है। नोकिया को ये समझ में आ गया था जब सैमसंग और मोटोरोला की मार्केट डेवलप हुई, तो नोकिया को ये समझ में आया कि अब हमारे विंडो बेस्ड फोन की वैल्यू खत्म होने वाली है, बट उन्होंने चेंजेस नहीं किए। उनको सिग्नल मिले थे, ऐसा नहीं था, बट उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। उनको लगा अरे हम नोकिया हैं, तो वो नहीं टिक पाए ना। ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो खत्म हो गए मार्केट से। सो बाय स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट आप अपने रिसोर्सेज को टैप कर सकते हो इन अ मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को, डायनामिक चेंजेस को, रैपिड चेंजेस को आप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी फॉर्मेशन में, प्लानिंग में ये बहुत हेल्प करते हैं और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। समझे? तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं डायमेंशंस। ये सारे जो हैं इकोनॉमिक और ये सब, ये हमारे डायमेंशंस हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको केस स्टडी दे देते हैं और उस केस स्टडी में से आपसे ये पूछते हैं कि कौन से डायमेंशंस इस केस स्टडी में हाईलाइट हो रहे हैं। तो हमेशा कीवर्ड्स पे चले जाओ। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कीवर्ड्स में आपकी फिस्कल पॉलिसी आ गई, ट्रेड पॉलिसी आ गई, फॉरेन पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट बजट आ गया, बेसिकली नेशनल इनकम आ गई, जीएनपी आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स आ गए। ठीक है, तो वो सब आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ गया। ठीक है, एग्रीकल्चरल आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ये सब। और जहां पे किसी गवर्नमेंट का नाम आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अनाउंस दिस, जहां पे भी गवर्नमेंट का नाम आ जाए वो पॉलिटिकल हो जाता है। ठीक है, तो अभी रिसेंट वाला मुझे बताओ कि ये जो महाकुंभ है, इस जो ऑर्गेनाइज हमने ये इवेंट किया महाकुंभ, ये कौन सा एनवायरनमेंट का पार्ट है? महाकुंभ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ। ये जो इवेंट हो रहा है महाकुंभ का, ये पॉलिटिकल है भाई, गवर्नमेंट का ही नाम है। अभी आज के न्यूज़पेपर उठा के देखो, पूरा एक पेज है, उसमें योगी जी हैं और उन्होंने महास्नान लिखा है 26 फरवरी का, महाशिवरात्रि का। तो ये योगी जी है। अब इसमें स्टेटमेंट चेंज करती हूँ मैं स्टेटमेंट चेंज करके बोल रही हूँ, पीपल आर एग्रेसिवली गोइंग टू महाकुंभ टू टेक महास्नान। ये सोशल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे।
पहले हम कर रहे थे महाकुंभ ऑर्गेनाइज करने की बात, वो पॉलिटिकल है। अब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं महास्नान के लिए, तो वो सोशल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, ये समझ में आई चीजें। अब इसी को लो, प्रयागराज की जो इकोनॉमी है वहां पर पीपल आर डूइंग वेरी हाई लेवल ऑफ बिजनेसेस। वहां पर बिजनेस का लेवल ये भी चल रहा है कि छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस अब कर रहे हैं। तो वो इकोनॉमिक हो गया कि वहां पर इकोनॉमी में काफी फ्लो आ रहा है, तो वो इकोनॉमिक हो गया। तो एक ही इवेंट को पूछने के तरीके से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या हुआ, जहां पे आपका एजुकेशन लेवल हो गया, कस्टम हो गई, बिलीफ सिस्टम हो गया, ठीक है, लाइफस्टाइल हो गया, पॉपुलेशन की मोर्टेलिटी, लिटरेसी रेट, ये सब हमारे सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो हमारे ट्रेडिशंस में और हमारी वैल्यूज में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशंस जैसे कि हम सोशल प्रैक्टिसेस से बनते हैं, जैसे कि हम दिवाली पे दिए जलाएंगे, ये हमारा ट्रेडिशन है, हम करेंगे। ठीक है, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज ये है जो एक सोसाइटी की एस्टीम होती है। जैसे कि हमने कहा कि जब नेशनल एंथम हो तो हमें खड़े होना चाहिए ऐसे स्ट्रेट, वो वैल्यू है। ठीक है, वो हमारे लिए एक वैल्यू हो गई, जो हमारी इंटीग्रिटी है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जैसे कि पहले तो कंपलसरी होता था, अब उन्होंने, जैसे मूवी हॉल है, पहले कहते थे कि जहां भी आपका नेशनल एंथम हो उसके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, तो सिनेमा हॉल्स में इसको ऑब्जेक्शन किया गया। फिर बाद में ये आ गया कि चलो ठीक है, बट उसके बावजूद लोग खड़े होते हैं और उन्हें होना चाहिए, ये हमारी वैल्यूज हैं। हाँ, नहीं अभी क्यों नहीं बजता? बजता है मूवी हॉल में। चलो ट्रेडिशंस, हाँ तो है तो सही ना, तो तब भी आपकी चॉइस है, बट हमें खड़े होना चाहिए ना। तो ट्रेडिशंस हमारे हैं, जैसे कि हम क्रिसमस कर रहे हैं सेलिब्रेट, हम दिवाली कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं। तो हमारा सोशल एनवायरनमेंट इससे अफेक्ट करता है। अब हमने कहा कि दिवाली पे स्वीट्स को हम एक्सचेंज करते हैं, ये सोशल एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब हमने कहा लीगल एनवायरनमेंट, वहां पर कोई भी वेंडर नॉनवेज नहीं बेच सकता महाकुंभ में। दिस इज पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, इस तरह का एक रूल पास हो गया, ये सब हो गया, तो ये क्या है? लीगल एनवायरनमेंट है। समझे, ये लीगल एनवायरनमेंट हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये लीगल एनवायरनमेंट जहां पे स्टैट्यूटरी लॉ हमारा इन्वॉल्व हो जाए, वो लीगल एनवायरनमेंट है। आप 14 साल से नीचे के बच्चे को कोई भी लिकर या टोबैको आइटम नहीं बेच सकते, दिस इज पनिशेबल, ये लीगल है। अब अगर कोई बेच रहा है तो दैट इज इलीगल। तो इस तरह से कोई भी जो एपिसोड है, कोई भी हमारी केस स्टडी है, उसमें हमें वर्ड्स पे जाना है। अब जैसे कि इसी में हम लेते हैं कि अगर हमें बनारस में, वाराणसी में क्या है हमारे, काशी विश्वनाथ पे दर्शन करने हैं, तो उसके लिए आप यहीं से बुकिंग करा के कौन से दर्शन करने हैं, कौन सी आरती करनी है, उसकी बुकिंग करा के जा सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा वहां पे सिस्टम हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है? टेक्नोलॉजिकल। बच्चे गलती क्या करते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल आ गया तो हम उसको सोशल कर देते हैं, जबकि हम वहां पे बुकिंग की बात कर रहे हैं। अब नहीं, बुकिंग से इकोनॉमिक नहीं, हम बुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकल है। लेकिन अब क्योंकि वहां पर बहुत अच्छा हमारा पैसेज बन गया, फैसिलिटीज हो गई, तो वहां पे बहुत लोग अब जाने लग गए हैं, तो वो बहुत लोग अब जाने लग गए हैं, तो वो हमारा सोशल हो गया। लेकिन काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया, ये अगर स्टेटमेंट आई तो ये हमारा पॉलिटिकल हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल। बनारस में अब इकोनॉमी काफी अच्छी हो गई है, तो वहां पे इकोनॉमिकल हो गया, उसकी वजह से बिजनेस काफी डेवलप हो गया है। या हम कहें कि वाराणसी अब कॉस्टली हो गया है, तो वो हमारा इकोनॉमिकल हो गया। तो कोई भी जो इवेंट है, कुछ भी, वो एक ही आपका जो इवेंट है, वो अलग अलग ढंग से बोलने से हम अलग अलग तरीके से उसको
डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो रिकॉग्नाइज करने की जो आती है, उसका सोल्यूशन यही है कि कीवर्ड्स पे फोकस करो कि कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, बेंगलोर में बहुत यूथ अब रहने लगा है, तो बेंगलोर में बहुत यूथ रहने लगा है, तो इतनी तो बात है, क्यों रहने लगा है, क्या रहने लगा है, तो कुछ भी नहीं बोला। तो क्लीनर सिटी है नहीं, यूथ बेंगलोर की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। अब एक कितनी सी स्टेटमेंट है, तब तो सोशल हो रहा है। लेकिन बेंगलोर इज अ वेरी क्लीन सिटी नाउ, या इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया, तो ये पॉलिटिकल है, समझ रहे हो, इस तरह से। तो ये अब गलती तो नहीं होगी ना इसमें? थैंक यू। अब लास्ट टॉपिक इसमें आता है डिमोनेटाइजेशन का। 8 नवंबर 2016 में गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन के लिए बोला, जिसमें उन्होंने 500 और 1000 की करेंसी को विद इमीडिएट इफेक्ट एज अ लीगल टेंडर मनी हटा दिया। ठीक है, तो उनका जो मेन एम था डिमोनेटाइजेशन का, टू कर्ब करप्शन, काउंटरफीटिंग ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स, टेररिज्म, इलीगल एक्टिविटीज, जो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी थी उसको बाहर निकालना, ये सब था। तो डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है डिमोनेटाइजेशन के लिए। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था ये एक तरह का, ठीक है, और इसके थ्रू टैक्स इवेजन को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए किया। चैनलाइज सेविंग्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स में वो फंड्स आए, इसके लिए किया। और कैश लाइट इकोनॉमी की, आप जो भी हो वो कैश ट्रांजेक्शन्स कम करें और लेस कैश इकोनॉमी, मतलब कि इस तरह की इकोनॉमी हो जहां पर हम एक फॉर्मल सिस्टम के थ्रू, बैंक्स के थ्रू लेकर जाएं। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या रहा? टैक्स कलेक्शन अच्छी आई, डिजिटाइजेशन हो गई, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो वेल्थ थी वो इंक्रीज हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अच्छा मिलने लग गया, आरओआई अच्छी आ गई, और कैश ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो गई। ठीक है, ब्लैक मनी थोड़ी कम हो गई। ये जो 2000 वाला हुआ था, इसको डिमोनेटाइजेशन में डालेंगे कि नहीं? कौन सा 2000 वाला? पिंक नोट्स बंद हो गए थे, वो भी डिमोनेटाइजेशन था। कोई भी करेंसी को, टैक्स पे तो बंद नहीं हुए थे। हाँ देखो, ऐसे तो पहले भी हमारी बहुत करेंसी है, जो कॉइन्स हैं वो बंद हुए, ये एक मेजर डिमोनेटाइजेशन था। 2000 के नोट वाला जो एक मेजर, ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था ना कि एकदम से वो करा, उन्होंने टाइम दिया कि आप इतना कराओ, और वो बहुत ही इजी गोइंग अप्रोच रही थी, वो भी डिमोनेटाइजेशन। क्वेश्चन भी नहीं करा कि आपने कहां से कमाया, किसका? 2000 वाले जो नोट थे, हाँ 5000 थे, वो करेंसी की ब्लैक मनी डाल सके, तो 2000 के भी तो उन्होंने इसलिए बंद किया कि उस वो बड़ा डिनोमिनेशन था। वो तो सर उसे करे कि टेररिज्म ना हाँ, अभी भी ले दे ही है, अच्छी बात है। चलो, इसके बाद एक टॉपिक है जो कि एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मैं आई तो गवर्नमेंट पॉलिसी में कि कोई भी अगर इम्पैक्ट है, कि कोई भी चेंज होता है तो वो किस तरह से बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डालता है। तो एक तो ये इम्पैक्ट होता है कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा डिमांडिंग हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होने की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत आ गई, और ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा अच्छा एफिशिएंटली यूटिलाइज होने लगा। ठीक है, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन होता क्या है, केस स्टडी में जैसे पूछ लिया जाए तो आपको बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में ना भी लिखकर आप इसको अपनी एक कॉमन नॉलेज के बेसिस पे आंसर लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो 3 टॉपिक हैं इनके बारे में दिया हुआ है और ये सिलेबस से हटा दिया, बट फिर भी ये पूछा जा सकता है क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको इतना तो पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन आपका लाइसेंसिंग को हटाना था, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन आपका ग्लोबल इकोनॉमी बनना था, और प्राइवेटाइजेशन आपका पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में मूव करना था। बाकी बहुत डिटेल में नहीं करना है, बट आपको इतना सा तो पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गुड लक।